डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म क्या है ये आपको अब तक समझ में आ गया होगा। और बहुत से समाजशास्त्रियों ने कार्ल मार्क्स के डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म को पूर्णतया स्वीकार नहीं किया और उन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण से कार्ल मार्क्स के डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म की आलोचना की है। मार्क्स के अनुसार विचारों की उत्पत्ति भौतिकवादी होती है जो भौतिक सुख साधनों द्वारा प्रभावित होती है, किंतु दर्शन के अनुसार प्रकृति ही मानव के अस्तित्व का निर्धारण करती है जिससे मानव का अस्तित्व संभव है। यहाँ हमें ये समझना होगा कि जब हम हीगल को समझ रहे थे तो हीगल ने कहा पहले विचार उत्पन्न होता है और विचार से फिर समाज की उत्पत्ति होती है। कार्ल मार्क्स ने जैसे कि मैंने बताया था ठीक इसकी विपरीत बात की, भौतिक पदार्थ पहले या पदार्थ पहले आता है और उसके बाद हमारे विचार आते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने जो समाज का मूल्यांकन किया है वो मूल्यांकन उन्होंने भौतिकवादी पदार्थ के आधार पर समाज का मूल्यांकन किया, लेकिन बहुत सारे समाजशास्त्री इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने कहा प्रकृति ही मानव के अस्तित्व का निर्धारण करती है, यानी उन्होंने कहा पहले प्रकृति है और फिर प्रकृति के अंदर को देखकर जो विचार उत्पन्न होते हैं उसी से मनुष्य के अस्तित्व का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इन समाजशास्त्रियों ने प्रकृति को महत्व दिया है, पदार्थ को महत्व नहीं दिया है। फिर आगे चलकर हम देखते हैं प्रकृति स्वयं में स्वतंत्र है, किसी से बंधी नहीं है, जो कि विचारों को जन्म देती है। जबकि मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में द्वंद्व भौतिक सुख साधनों द्वारा प्रभावित होते हैं, अतः स्वतंत्र नहीं है। यहाँ मार्क्स एकदम डाकोटमस विचार हमें दिखाई देती, डाकोटमी दिखाई देती विचारों में। मार्क्स तो कहते हैं कि प्रकृति को स्वतंत्र नहीं मानते हैं, वह कहते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में जो भौतिक वस्तु में द्वंद्व होता है वही सभी सुख साधनों को प्रभावित करता है, प्रकृति को प्रभावित करता है। दूसरे समाजशास्त्री कहते हैं प्रकृति अपने आप में स्वतंत्र है, वह व्यक्ति के विचारों से प्रभावित नहीं होती, व्यक्ति के सुख साधनों से प्रभावित नहीं होती, प्रकृति समाज को प्रभावित करती है, यानी प्रकृति का स्थान समाज से पहले है और उससे बड़ा है। प्रकृति का स्थान उन्होंने कहा सर्वोच्च है, जबकि मानव का स्थान प्रकृति के बाद में आता है। भौतिकवादी धारणा के अंतर्गत काम कम आराम व भौतिक साधनों में अधिक संग्रह की आकांक्षा करना, यह धारणा भारतीय हिंदू संस्कृति के दर्शन के द्वारा गलत मानी गई है। यहाँ पर हम भारतीय समाजशास्त्र के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जैसे कि आप लोग को मालूम है मार्क्स सेज रिलीजन इज एन ओपियम एंड ही सेज कार्ल मार्क्स रिजेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ही सेज हमें काम करना है और काम करके ही हम सुख साधनों को प्राप्त कर सकते हैं, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, हमारी जो आकांक्षाएं हैं उसकी पूर्ति भी हम अपने कार्य करके काम करके हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं। और इन्होंने यह कहा कि कार्ल मार्क्स, यहाँ पर कार्ल मार्क्स को लेकर कुछ बायसेस जरूर हमें नजर आते हैं। कार्ल मार्क्स कभी भी अधिक संग्रह की बात नहीं करते। कार्ल मार्क्स कहते हैं ये विशेषता पूंजीवादियों की है, पूंजीवादी जो है अधिक से अधिक संग्रह करने में विश्वास करते हैं, मार्क्स उसकी आलोचना करते हैं। लेकिन यहाँ पर इंडियन सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि कार्ल मार्क्स की जो धारणा है वो हिंदू संस्कृति और दर्शन की धारणा के ठीक विपरीत है। कुछ विद्वान मानव और प्रकृति को शुद्ध समानांतर मानते हैं, किंतु यह बताना मुश्किल है कौन किसको संचालित करता है। मार्क्स के सिद्धांत में आर्थिक निर्णायकवाद या भाग्यवाद कहकर आलोचना की गई है। मार्क्स भाग्यवाद की बात नहीं करते हैं पर आर्थिक निर्णायकवाद की बात अवश्य करते हैं। वह कहते हैं कि जब समाज में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सर्वहारा वर्ग के पास में होगा, यानी प्रोलेटेरियट के पास में होगा या मजदूरों के हाथ में होगा, उस समय सबके पास समानांतर सबको समानता का अधिकार प्राप्त होगा। लेकिन समाजशास्त्री से आर्थिक निर्णायकवाद कहकर इसकी आलोचना करते हैं। गिडिंग्स, हॉबहाउस, मैकाइवर आदि ने मार्क्स के इतिहास की व्याख्या को अत्यंत सरल व निर्णयात्मक बतलाया। निर्णयात्मक
इसलिए बताया कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि स्टेजेस की बात की और अंत में उन्होंने कहा एक क्लासलेस सोसाइटी होगी जहां उत्पादन के साधन सर्वहारा वर्ग के पास में होगा और उसके बाद एक सुंदर समाज की स्थापना हो जाएगी, सभी के पास आर्थिक उत्पादन के साधनों पर सबका समान अधिकार होगा और सबको उस मुनाफे पर सबका समान अधिकार होगा। गिडिंग्स इत्यादि सब कहते हैं यह केवल काल्पनिक बातें हैं, ये बहुत सीधी और बहुत सहज तरीके से कार्ल मार्क्स ने समझा दिया है। मानव इतिहास में अर्थतंत्र के अतिरिक्त धर्म भी है, विचार भी है, दर्शन भी है, भूगोल और साहित्य भी है, लेकिन उसको कार्ल मार्क्स स्वीकार नहीं करते। मार्क्स तो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था इन सबको प्रभावित करती है। ये समाजशास्त्री मानते हैं जिसको मार्क्स ने सुपर स्ट्रक्चर कहा है, और वो कहते हैं वो सुपर स्ट्रक्चर भी हमारी अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। मार्क्स की आलोचना निराधार है क्योंकि मार्क्स ने आर्थिक कारक को एकमात्र कारण नहीं माना, अपितु उसे अंतिम व मूलभूत कारण माना है। मार्क्स के दर्शन में अनेक विसंगतियां हमें दिखाई देती हैं। मार्क्स एक और कहते हैं कि साम्यवादी समाज में वर्गहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना होने के कारण अंतर्निर्भरता का अंत हो जाएगा। फिर उसके बाद वे प्रतिवाद का कोई स्थान नहीं रह जाएगा। अगर वो प्रतिवाद का स्थान नहीं रह जाएगा तो क्वेश्चन राइजेस, वाद प्रतिवाद संवाद की जो साइकिल चल रही है वो साइकिल फिर समाप्त हो जाएगी। तो एक और तो मार्क्स कहते हैं वाद प्रतिवाद संवाद निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और एक और मार्क्स कहते हैं कि जब इस प्रकार के समाज की स्थापना होगी तो प्रतिवाद समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में मार्क्स ने वाद प्रतिवाद और संवाद को भौतिक प्रक्रिया के आवश्यक अंग माना है, लेकिन दूसरी ओर उसका समाप्त होने की भी भविष्यवाणी करते हैं। इसलिए इन दोनों बातों में हमें विरोधाभास दिखाई देता है। वेपर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल थॉट में द्वंद्ववाद की धारणा अत्यंत गूढ़ एवं अस्पष्ट कही है। उन्होंने कहा मार्क्स ने जो भी कहा वो बहुत डीप है और स्पष्ट भी नहीं है, बहुत वेग है, क्लियर नहीं है, जिसे मार्क्स ने स्पष्ट नहीं किया। वेपर कहते हैं पदार्थ की गतिशीलता कैसे होती है, मार्क्स ने इसलिए हमें नहीं बताया। मार्क्स ने द्वंद्ववाद को समझाने के लिए हीगल के द्वंद्ववाद, इन्होंने कहा अगर मार्क्स के द्वंद्ववाद को समझना है तो हमें हीगल के द्वंद्ववाद को भी समझना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान में रखना है, बहुत से ऐसे समाजशास्त्री भी हुए हैं जिन्होंने कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों की प्रशंसा की है और उसको स्वीकार किया है। सेवाइन ने राजनीति दर्शन का इतिहास खंड 2 में बताया कि दोनों व्यक्ति हीगल और मार्क्स इतिहास के प्रवाह को तर्क संगत ढंग से आवश्यक मानते हैं। उनका विचार था कि यह प्रवाह